पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए गए हैं अदालत की तरफ से। इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने इमरान खान को 3 साल की जेल की सजा भी सुनाई है। इस सजा के खिलाफ इमरान खान के पास ऊपरी अदालतों में अपील करने का मौका तो है। वैसे अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर कोर्ट से ही उन्हें जमानत दे दी जाएगी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद इमरान खान को संपत्ति छिपाने और सरकारी उपहार बेचने के मामले में दोषी माना है। हालांकि इमरान खान के वकीलों ने ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश पर पहले ही पक्षपात करने का आरोप लगाया था और ऐसे में पाकिस्तान में एक बार फिर से बवाल बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी अपडेट आपको दे देना, सिर्फ 3 साल की सजा इमरान खान को दोषी पाते हुए, दोषी ठहराते हुए सुनाई गई है, बल्कि 5 साल तक वो चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। ये जिला एवं सत्र न्यायालय में आदेश आया है। आपको बता दें, तोशाखाना मामले में दोषी पाए गए तोशा। और ये एक बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग, इमरान खान को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो जो कहा जा रहा था कि क्या इमरान खान को बाहर से ही बेल मिल जाएगी क्योंकि वो आगे चुनौती दे सकते हैं इस जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश को, लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यही कि इमरान खान को आज दोषी ठहराया गया और 3 साल की उनको जेल की सजा जो सुनाई गई है, उसके बाद इमरान खान को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भी जब इमरान खान को जेल भेजा गया था तो किस तरह से बवाल मच गया था पूरे पाकिस्तान में, वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। अब ये आशंका एक बार फिर से गहरा गई है कि अब क्या होगा पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि सवाल अब यही उठेंगे या यूं कहें कि इमरान खान के समर्थक क्या अब एक बार फिर से सड़कों पर आएंगे? क्या एक बार फिर से उसी तरह से हंगामा देखने को मिलेगा? क्या एक बार फिर से इमरान खान के समर्थक और सरकार और सेना आमने सामने आ जाएंगे? हालांकि आपको यह बता दें कि पिछली बार जब इमरान खान के समर्थक सड़कों पर आए थे, उस दौरान जो लोग इमरान खान की पार्टी टीटीपी से संबंधित नेता, उनके समर्थक, कार्यकर्ता, उनके ऊपर सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई थी। कई मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए थे और इस चलते कई लोगों ने इमरान खान की पार्टी को छोड़ दिया था। अब उस वक्त यह कहा जा रहा था कि क्या आगे अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो क्या अब लोग इमरान खान के समर्थन में आएंगे? क्योंकि क्या लोगों को यह डर नहीं रहेगा कि अगर वो इमरान खान की गिरफ्तारी का, इमरान खान के ऊपर कोई कार्रवाई का विरोध करेंगे तो फिर सरकार और सेना की कार्रवाई का उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा क्योंकि आज अदालत की तरफ से पाकिस्तान में यह फैसला इमरान खान के खिलाफ गया है, उनको दोषी ठहराया गया है। इमरान खान को दोषी ठहराते हुए इमरान खान को 3 साल की सजा भी सुनाई गई है और 5 साल तक इमरान खान को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया गया है। तोशाखाना मामला, ये क्या है तोशाखाना मामला? दरअसल उर्दू का वर्ड है तोशाखाना, और जो प्रधानमंत्री को गिफ्ट मिलते हैं उसको उन्होंने गलत तरीके से अपने इस्तेमाल के लिए बेच दिया और उस रकम को अपने पास रखा। ये इनके ऊपर आरोप जो सिद्ध हुआ। इधर ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का आज दूसरा दिन है। सुबह से ही एएसआई की टीम रेडिएशन तकनीक के जरिए मस्जिद परिसर की जांच कर रही है। इस बीच आज प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद यहां के तहखाने को खोला गया। मस्जिद के केयरटेकर एजाज अहमद ने अब से कुछ देर पहले तहखाने का ताला खोला है, जिसके बाद एएसआई की टीम ने तहखाने के अंदर प्रवेश कर लिया। टीम वजू खाने को छोड़कर एक एक जगह की बारीकी से जांच कर रही है। तहखाने का ताला खुलने के बाद हिंदू पक्ष से जुड़े सूत्रों का दावा है कि तहखाने में एक 4 फीट की मूर्ति मिली है जिस पर कुछ कलाकृतियां हैं। एएसआई अपने हाईटेक इंस्ट्रूमेंट के जरिए मूर्ति के कालखंड का पता लगा रहा है। सूत्रों के माने तो मूर्ति के अलावा एक 2 फीट का त्रिशूल भी मिला है, साथ ही 5 कलश और कमल निशान आकृतियां दीवार पर मिली है। लोग टीम में बट गए हैं, 4 टीम में बटी हुई है। फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, साथ में जीपीआर का भी आज इस्तेमाल किया जा रहा है और जो घास वगैरह था उसको हाथों से निकाला गया है। पश्चिमी दीवार पे बयान नाम का एक मैंने देखा, ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। वो जैसे आधा रहता है मूर्ति पशु का और आधा रहता है देव का, उस तरह का है। अच्छा, और अंदर तहखाने के अंदर वही टूटी फूटी जो खंबे हैं मंदिर के अवशेष पड़े हुए हैं, टूटी मूर्तियां हैं। शिव पार्वती जी का टूटा हुआ जो था वो सब है और टूटी हुई
खम्बे पड़े हुए हैं, आले बने हुए हैं, स्वास्तिक है, त्रिशूल बने हुए हैं, ये सब दिख रहे हैं। अभी कार्य चल ही रहा है, अभी तो बहुत टाइम है। तो आपने यहाँ पर सुना कि जो एएसआई की कार्रवाई शुरू हुई है उसको लेकर यहाँ जानकारी दी गई। ज्ञानवापी से सर्वे को लेकर ये बड़ी जानकारी और खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ हिंदू पक्षकार सीता साहू ने बड़ा अपनी तरफ से दावा किया जिसको आपने सुना। और इसके अलावा नव ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का ये दूसरा दिन, जिसमें सुबह से ही एएसआई की टीम रेडिएशन तकनीक के जरिए मस्जिद परिसर की जांच कर रही है। इस बीच आज प्रतीक चिन्ह है, इनकी आयु क्या है और इनका नेचर क्या है, उसके साथ ही साथ उन्होंने आज एक नई प्रतिमा उस दीवार में देखी है। उसके बारे में उन्होंने जानकारी ये देते हुए बताया कि वो प्रतिमा आधी पशु की है और आधी मनुष्य की है। तो इस तरह के कई ऐसे और साक्ष्य और सबूत मौजूद हैं जो यहाँ पर परिसर के अंदर है, उनकी भी वो जांच कराना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ और भी साथी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप वाराणसी के हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस सर्वे को लेकर? भाई, सर्वे हो रहा, माननीय न्यायालय का आदेश है, आदेश का पालन हो रहा है, मुस्लिम समाज पालन करा रहा है। जो उसकी इंतजामिया कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के तीनों आदेश को पालन करा रहा है। अब जो जांच में आएगा तो न्यायालय को सौंपा जाएगा, जो एएसआई जो कमेटी है वो सौंपेगी। जैसा कि आप यहीं के रहने वाले हैं, आप भी वहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं, तो क्या ये सच है जो ये दावा किया जा रहा है तमाम हिंदू कलाकृतियाँ और देवी देवताओं की चिन्ह है पीछे? नहीं, ऐसा नहीं। पीछे तो पुराना जो है, जो सदियों का पुराना है, वो पुराने पत्थर का बना हुआ। अब उसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, हम लोग बचपन से हो रहा है, कभी ऐसी कोई बात नहीं होती रही। लेकिन अब इसकी जांच आई है तो जांच कर रहे हैं। अब वो जांच के अंदर जो निकलेगा तो वो सामने न्यायालय में पेश किया जाएगा। हमारे जैसे आप बचपन से यहीं पैदा हुए थे, तो बताया जाता है 90 के दशक में वो जो श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी उसी दीवार पर, पश्चिमी दीवार पर वो होती रही थी, उसी को लेकर एक बार फिर से मांग की जा रही है कि पूजा की इजाजत दे दी जाए। तो क्या दिक्कत कहाँ है मुस्लिम पक्ष को? नहीं, मुस्लिम पक्ष क्या, वो सब जगह इंतजामिया कमेटी जाने। मैं वहाँ का नमाजी हूँ, मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। क्षेत्र की सब इंतजामिया कमेटी जाने, उसके बारे में वो जान सकती है, हम लोग नहीं इसके बारे में कर सकते। लेकिन जब नमाज पढ़ने आप जाते होंगे तो वहाँ पर भी आज एएसआई सर्वे कर रहे हैं, तो क्या आपने भी वो उस तरह के प्रतीक चिन्ह देखे हैं जो दावा किया जा रहा है, जिनकी फोटो वायरल सामने आई, वीडियो सामने आया? नहीं, मस्जिद के शहर में ऐसी कुछ चीज नहीं हमने देखा, ना कुछ देखा हम लोगों ने। पश्चिमी दीवार में है। अब पश्चिमी दीवार में क्या है, उधर हम लोग नहीं जाते हैं। हाँ। उधर हम सन 90 से नहीं हम लोग उधर जा रहे हैं, जब से उसका घेर लिया गया चारों तरफ से, हम लोग नहीं जाते उधर। अच्छा, क्या लगता है कि सर्वे से संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, सर्वे से हम देश के न्यायालय का सम्मान कर रहे हैं। हाँ। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान उसका हम सम्मान कर रहे हैं। हाँ। उसका सम्मान हमें करना ही पड़ेगा। हाँ। क्योंकि लोअर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो फिर उसको तो हमें करना है। अच्छा, जो लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि सर्वे पे रोक लगाया जाए, उसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? नहीं, सर्वे पे रोक नहीं लगाया जाता। सर्वे के लिए एक टीम तैयार की जा रही थी कि मतलब जो है आपस में 4 आदमी उधर के रहे, 5 आदमी। अब आज मुस्लिम कमेटी के लोग भी 4 आदमी वहाँ, 5 आदमी गए हुए हैं अंदर। तो यही। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद हो गए। आतंकियों का सुराग लगाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों के मौके पर भेजा गया। अधिकारी ने बताया कि इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को कुलगाम जिले के हल्लन वन क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना के जवानों ने घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आतंकवादियों ने इस दौरान सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद जवानों ने क्रॉस फायरिंग की और इस सर्च ऑपरेशन मुठभेड़ में बदल गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के 4 साल पूरे हो गए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के अन्य राजनीतिक नेताओं को नजरबंद किया गया। वहीं इस मौके पर बीजेपी ने जम्मू में जमकर जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अनुच्छेद 370 को हटाने का जश्न मनाया जा रहा है। वाल्मीकि और गोरखा समाज के लोगों को अनुच्छेद 370 के हटने तक यहां की नागरिकता नहीं थी, लेकिन अब वो यहां के निवासी माने जाते हैं। यही वजह है कि शनिवार को दोनों ही समाज के लोगों ने जश्न मनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। Honorable Member Legislative Council, spokesperson, Shri
करता हूं कि उन्होंने इस फंक्शन में होता हुआ ये वक्फ बोर्ड मैडम डॉक्टर दक्षिणा तो 370 धारा हटने के बाद 4 साल पूरे होने पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों की भावनाओं को दबाया जा रहा है। घर में नजरबंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने जिला प्रशासन या पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। कश्मीर के हमदर्द, कश्मीरियों के हमदर्दों ने सिर्फ कफन बेच के कफनों पे और हमारे नौजवानों के लाशों पे यहां पे पॉलिटिक्स की। आज भी वो वही चाहते हैं। इस स्टेज से आप मेरे सारे भाई बैठे हुए हैं। आज हर एक कश्मीरी यहां पे गवाह है कि हमारी लाशों पे हमारे लीडरों ने पॉलिटिक्स की और हमें धोखा देते रहे। खुद ऐसा 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 4 साल पूरे हो जाएंगे। कश्मीरी पंडितों के लिए बड़ा दिन है। इन 4 सालों में कश्मीरी पंडितों की उम्मीदें कितनी पूरी हुई, आइए जानते हैं। पांच अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए ये बड़ा दिन था। इसी दिन जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 हटा दी गई थी। अपने ही देश में विस्थापित बनकर रह रहे कश्मीरी पंडितों के लिए ये जश्न का दिन था। उन्हें उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर के केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में आने के बाद उनकी सभी समस्याओं का हल निकलेगा। धारा 370 हटाए जाने के बाद 4 साल बीत चुके हैं। कश्मीरी पंडित खुश हैं। केंद्र और जम्मू कश्मीर की सरकारें उनकी उम्मीदों, अपेक्षाओं को पूरा कर रही हैं। सरकार ने जम्मू कश्मीर असेंबली में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट आरक्षित कर उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। कश्मीरी पंडितों को भरोसा है कि इस कदम से कश्मीरी पंडित राजनीतिक तौर पर मजबूत होंगे। जो भी सेंटर में स्कीमें होती थी, कुछ भी होता था, यहाँ पर पहले इसमें 370 से पहले इसमें एनवायरमेंटल डायरेक्टर सेंटर की नहीं होती थी। आजकल पूरे सेंटर की डेवलपमेंट होती थी। जैसे कि अभी रिजर्वेशन का प्रावधान रखा उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए है 2 सीटें, क्योंकि इससे पहले जब उनने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है, उसका टीम जो उसकी अध्यक्षता रंजना देसाई जी जो कर रही थी, वो उन्होंने बहुत से दौरे किए हैं जम्मू कश्मीर में। यहाँ हर किसी तबके से वो मिली, चाहे वो कश्मीर का दूर दराज पहाड़ी इलाका था, गुजर बकरवाल है, कश्मीरी पंडित है, सब समुदायों से मिले हैं। धारा 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कश्मीरी पंडितों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी आई है। सभी 6000 पदों पर नियुक्तियां कर ली गई हैं। इसके साथ ही इनके रहने के लिए ट्रांजिट कैंप्स में कई घर भी बनाए गए हैं। कश्मीरी पंडित खुश हैं कि सरकार ने दुनिया भर में रह रहे कश्मीरी पंडितों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए हैं। कश्मीरी पंडितों को अब केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कश्मीरी पंडितों के लिए जो काम किए हैं वो है, जब प्राइम मिनिस्टर पैकेज के 6000 उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने जो सैंक्शन किए थे हमारे पोस्ट कश्मीर के लिए, उसमें से उस गवर्नमेंट ने 1460 लोगों को ही लगाए थे। बाकी जितने बच्चे थे वो उस वक्त की गवर्नमेंट ने 8 साल रोक दिया था। 8 साल के बाद जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट में, तब जाके जितने बाकी बचे थे 3400 कुछ जो बचे थे, उन्होंने वो अपॉइंटमेंट किए। मेन तो हमारे आइडेंटिटी नहीं थी यहाँ पे। एक तो आइडेंटिटी नहीं थी वहाँ से, जो हमारा डोमोसाइल्स, उसके बाद तो ये धारा 370 हटने के बाद डोमोसाइल मेन तो यहाँ पे डोमोसाइल बन गई, जिससे हमारी थोड़ी सी आइडेंटिटी जो उधर इधर गए थे, मतलब जैसे बिखरे हुए थे, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, जहाँ मतलब जैसे फॉरेन कंट्रीज में भी लोग थे, उसमें थोड़ा सा एकजुट होने लगा कि हमें पता लग गया इस टाइम के कश्मीरी पंडित कहाँ पे है। इसलिए मतलब कि उससे हमें एक थोड़ा सा मतलब पॉइंट मिल गया। कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ी मांग रही है कि सरकार कश्मीर घाटी में उनकी सुरक्षित वापसी के लिए ठोस कदम उठाए।
सरकार की ओर से इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को अब कश्मीर घाटी में वापसी का भरोसा है। जो 370 के बाद तो बहुत सारी चीजें जो हुई है, ये नहीं हम कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जो स्थिति हमारे वहाँ एम्प्लॉयों की है वो बहुत बदल गई है। मतलब उनको प्रमोशन का नहीं था, उनको मतलब पोस्टिंग की बड़ी प्रॉब्लम थी, एक दूसरे से डिस्ट्रिक्ट नहीं जाते थे, उसमें बहुत। और जो मतलब 2019 में था वो आज नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल उससे और अच्छा होगा। मगर साथ में हम चाहते जो हमारी वो घर वापसी है वो हमें मतलब इज्जत और सम्मान के साथ वहाँ लिया जाए। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि कश्मीरी पंडितों के विकास के लिए योजनाओं का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें ये भी भरोसा दिलाया गया है कि जब तक वो कश्मीरी घाटी में अपने घरों में नहीं चले जाते, उन्हें हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मणिपुर में सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच पिछले 24 घंटों से झड़प जारी है। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। ये हिंसक झड़प टेरा, खोंगसांगबी, कांगवे और थोरबुंग में हुई है। ये इलाके कुकी मैतेई के बीच का बॉर्डर है जो बफर जोन कहलाता है। हमलावर बफर जोन क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने जब रोका तो इनके बीच झड़प शुरू हो गई। इस दौरान फायरिंग भी की गई। सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। नू हिंसा मामले में अब तक 102 एफआईआर दर्ज करके 202 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है और इससे रिमांड पर चल रहे आरोपियों की संख्या 21 हो गई है। पकड़े गए आरोपितों में सभी हिंसा में शामिल पाए गए, लेकिन हिंसा के मास्टरमाइंड की पहचान कर अभी गिरफ्तारी करना बाकी है। आपको बता दें कि मेवात के नूह में 31 जुलाई को जलाभिषेक यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद जिले में शांति व्यवस्था फिर से पटरी पर आने लगी है। हरियाणा के नूह में हिंसा से माहौल में तनाव है और इस बीच जिला प्रशासन ने एक बार फिर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। आज यहां SHKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास अवैध दुकानें तोड़ी गई। इसके बाद ही अवैध कब्जे भी खाली कराए गए हैं। आज सुबह नूह प्रशासन की टीम नलहार मंदिर के रास्ते में स्थित अस्पताल के ठीक सामने पहुंची और वहां अवैध कब्जे को हटाने का काम शुरू कर दिया। शहर में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वाले लोगों में हड़कंप है। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर NUH यानी नूह की तरफ से की जा रही है। करीब 40 दुकानें अवैध हैं, इन्हें तोड़ा जा रहा है। ये वो जगह है जहां पर 31 जुलाई को हिंसा भड़कने के बाद गाड़ियां जलाई गई थी और पत्थरबाजी हुई थी। आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी के आदेशों से कार्रवाई की गई है। ये 2.5 एकड़ में ये इंक्रोचमेंट था और इसमें सारी ये जो भी स्ट्रक्चर थी 45 इसमें पक्की स्ट्रक्चर थी और 15 कच्ची स्ट्रक्चर थी और ये सारी अवैध निर्माण था। और ये जो अभी दंगे हुए हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। इसलिए मनोहर लाल जी के आदेश से हमने प्रशासन ने इन पे कार्रवाई करते हुए इनको जमींदोज कर दिया। यूपी के हाथरस में भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग इसमें घायल हुए। हादसा सादाबाद जालेसर रोड पर हुआ है। यहां जालेसर की ओर से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली में डंपर ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को सादाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। वहां से उन्हें आगरा और हाथरस भेज दिया गया जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग जलेसर से गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहे थे। इनमें जलेसर के गढ़िया, सकरौली, फिरोजाबाद के नारकी क्षेत्र के लोग शामिल। सबौल थाना क्षेत्र में एक दुखद रोड दुर्घटना हुई है। फिरोजाबाद के खैरिया थाने से एक ट्रैक्टर और ट्रॉली पर सवार कर कुछ व्यक्ति मथुरा जा रहे थे। सबौल थाना क्षेत्र में एक डंपर से सड़क दुर्घटना में चंद्रयान 3 आज शाम करीब 7 बजे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो जाएगा और इसके लिए यान की स्पीड को थोड़ा कम करना होगा। स्पीड कम करने के लिए इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर में मौजूद वैज्ञानिक यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर करेंगे। 1 अगस्त को रात करीब 12 बजे चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजा गया था और इसे ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इससे पहले चंद्रयान ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा था जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,603 किलोमीटर थी। ये 23 अगस्त को ये चंद्रमा पर लैंड करेगा।
जयपुर से खबर बताते हैं आपको, जहां पर हेरिटेज मेयर पति घूसकांड मामले में एसीबी मुख्यालय पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसीबी ऑफिस से यानी कहें कि एसीबी मुख्यालय के दोनों दरवाजों पर ताले लगे हैं। स्टाफ का भी आईडी कार्ड देखकर ही उन्हें एंट्री दी जा रही है, यानी स्टाफ भी अगर एसीबी के मुख्यालय में आ रहा है तो उसकी भी आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है। सुरक्षा चाक चौबंद की हुई है, बढ़ा दी गई है। आम परिवादी को भी एसीबी ऑफिस में आज कोई एंट्री नहीं दी जा रही, नो एंट्री है आम परिवादी को भी। हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते एहतियात बरती जा रही है एसीबी की तरफ से। आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद एसीबी की तरफ से इन तीनों आरोपियों को एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी फिलहाल कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है एसीबी अधिकारियों की तरफ से। बाकायदा तीनों से और भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अब एसीबी जब इन्हें एसीबी कोर्ट में पेश करेगी तीनों आरोपियों को, तो फिर अदालत से ये गुहार लगाई जाएगी, ये गुजारिश की जाएगी कि इन लोगों को और रिमांड पर एसीबी की भेजा जाए ताकि इनसे और भी खुलासे किए जा सकें। आपको बता दें कि कल रात ये सनसनीखेज मामला सामने आया था। न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले इस खबर को आपको बताया था कि किस तरीके से मेयर मुनेश गुर्जर के पति पर यह आरोप लगा कि उन्होंने पट्टे कराने के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत ली और इन 2 लाख की रिश्वत लेने के लिए 2 बिचौलिए इस बीच भूमिका उनकी नजर आई थी। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आज से राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो गई। सीएम अशोक गहलोत ने इनका शुभारंभ किया। एसएमएस स्टेडियम में सीएम गहलोत ने खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने की शपथ दिलवाई। आपको बता दें कि ओलंपिक खेल में 58,51,000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ग्रामीण शहरी ओलंपिक में 7 खेलों में खिलाड़ी खेल लेंगे हिस्सा। ग्रामीण ओलंपिक में कुल 19,66,941 महिलाएं और 26,45,112 पुरुषों ने पंजीकरण कराया है। वहीं शहरी ओलंपिक में कुल 47,08,960 महिलाओं और 75,09,261 पुरुषों ने पंजीकरण करवाया है। प्रतापगढ़ में 426, जयपुर डूंगरपुर 433, बांसवाड़ा 437, चित्तौड़गढ़ 418। आपको ये तस्वीरें हम दिखाने, दरअसल माफ कीजिएगा, ये तस्वीरें आपको प्रतापगढ़ की, जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ की दिखा रहे हैं, जहां पर खेलों की ये तस्वीर देखने को मिली। अलग अलग अंदाज देखने को मिला, खिलाड़ी मैदान में उतरते हुए देखने को मिले। और जो नंबर हमने बताया, आपके नंबर में एक बार फिर से सुधार कर दें। शहरी ओलंपिक में 47,08,960 महिलाएं और पुरुषों में 75,09,261। और वहीं ग्रामीण ओलंपिक की अगर बात करें तो 19,66,941 महिलाएं और 26,45,112 पुरुष जिन्होंने पंजीकरण कराया है। न केवल देश का बल्कि प्रदेश का नाम। पिछली बार लगभग 30 लाख लोग थे, इस बार 60 लाख लोग हैं पंजीकरण करवाया है। आप सोच सकते हैं कि 60 लाख लोगों का पंजीकरण, चेहरे से नीचे रखो, और 40% महिला उसके अंदर है। इतना माहौल सादा बन रहा है राजस्थान के अंदर। आज के दिन का लोग इंतजार कर रहे थे, वो दिन आ गया। देखा आज अपने यहाँ पर खिलाड़ियों का उत्साह क्या था। हमारे मंत्रीगणों ने भी भाग लिया कबड्डी मैच के अंदर। एक पूरे माहौल को हम चाहते चेंज करें राजस्थान के अंदर, जहाँ प्रेम, सद्भावना, भाईचारा हो आपस के अंदर। अलवर से खबर है, जहां पर भिवाड़ी में पाकिस्तान पहुंची अंजू के भिवानी से पाकिस्तान पहुंची अंजू के खिलाफ पति अरविंद ने भिवाड़ी के फूलबाग थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। शुक्रवार देर रात अरविंद ने फूलबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। भिवाड़ी पुलिस ने धारा 366, 494, 500, 506 आईपीसी, 66 आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट में अरविंद ने शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी कर धोखा देने और पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल पर धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। गौरतलब है कि 20 जुलाई को अंजू भिवाड़ी से पाकिस्तान गई थी। पाक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंजू ने पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन कर नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। पाकिस्तान से यह भी सूचना आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से अंजू का 2 महीने का वीजा बढ़ा दिया गया है।
ये अंजू का जो पति है अरविंद, उसने एक रिपोर्ट हमें दिया है। उस रिपोर्ट में उसने एलिज किया है जो उसे इंड्यूस किया गया है पाकिस्तान आने के लिए और पाकिस्तान बुला के उसके साथ शादी किया गया डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट जो वो शादीशुदा लड़की थी और उसके 2 बच्चे थे। साथ साथ वो ये भी बता रहा है जो उसे जब फ़ोन कॉल पे थ्रेटन किया जा रहा है और इस सारी चीज़ से उसके घर वाले को डिसरिप्यूट आया है। तो हमने आईपीसी के 494, 500, 506 में प्रकरण दर्ज किया है। साथ साथ इसमें आईटी एक्ट 43/66 भी लगा है। इसमें हम जो उच्च अधिकारी है उसके निर्देशानुसार जो भी उचित कार्रवाई हम कर सकते हैं वो हम इसमें करेंगे। नारी शक्ति सशक्त है, संकल्पित है, इन शब्दों को आकांक्षा ने सार्थक किया है। भूमिगत खदान में पदस्थापित होने वाली कोल इंडिया की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर आकांक्षा आज लोगों के लिए मिसाल पेश कर रही हैं। वो कहते हैं कि खनन की दुनिया पुरुषों द्वारा चलती है, लेकिन आकांक्षा कुमारी से गलत साबित करती हैं। 2021 में आकांक्षा कुमारी ने कोल इंडिया की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर बनने का गौरव हासिल किया। हजारीबाग की रहने वाली BIT सिंदरी से स्नातक आकांक्षा उत्तरी करणपुरा में चूरी भूमिगत खदानों में सहायक प्रबंधक के रूप में काम करती हैं। कोल इंडस्ट्री है ही ऐसा, हर दिन चुनौती है, पर कहते हैं ना, अगर एग्जाम्पल दे आपको कि गाड़ी चलाएंगे तो भी चुनौती है, क्योंकि सबका एक सिस्टम है। अगर उस SOP को फॉलो नहीं करेंगे, उस सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर जो बना है हर चीज का, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वही चुनौती बड़ी चुनौती में बदल सकती है। तो इसी चीज को हम लोग ध्यान रखते हुए काम करते हैं कि वो दिन आए ही नहीं कि एक छोटी सी चीज बड़ी चीजें कन्वर्ट हो जाए। आकांक्षा के काम को उसके वरिष्ठों से प्रशंसा मिली है। पिछले वित्तीय वर्ष में कोयले का उत्पादन रिकॉर्ड 7 लाख मीट्रिक टन से अधिक बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। CCL हेडक्वार्टर वाले जो अधिकारी हैं उनको भी आश्चर्य हुआ और फिर जब जीत की तो उनका अपॉइंटमेंट चूरी अंडरग्राउंड में हुआ और आप जानकर हम लोगों को भी खुशी हुआ कि इतनी हिम्मत वाली लड़की अंडरग्राउंड में काम करने के लिए आई है। आकांक्षा भूमिगत खदानों में वेंटिलेशन विभाग से जुड़ी है और सुरक्षा और बचाव प्रोटोकॉल की भी देखरेख करती हैं। इस कठिन काम में अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए आकांक्षा ने और दूसरी महिलाओं के लिए भी रास्ता बनाया है। इसी कड़ी में 2 महिला खनन इंजीनियर प्रशिक्षु के रूप में चूरी माइंस में शामिल हुई है। दिसंबर 2022 में ज्वाइन किया है। गेट का परीक्षा क्लियर करके हमने ज्वाइन किया था। हमें पता चला था कि आकांक्षा मैम जो यहाँ पहली अंडरग्राउंड में पोस्टेड माइनिंग इंजीनियर है वो भी यहाँ है, तो हमने भी सोचा कि हम भी चलते हैं। इंस्पिरेशन खींच रहा है। जी जी मैम, मोटिवेशन थी यहाँ सेंट्रल कोल फील्ड चुनने की। आकांक्षा कुमारी बाधाओं को तोड़ रही है और एक सच्ची ट्रेल ब्लेजर के रूप में काम कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।